हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम क्लास 10 साइंस का महा मैराथन क्लास लेने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम साइंस के 80 ऐसे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो परीक्षा के लिए हर तरह से भी आई है। यानी अगर आपका भी सपना है अब की बार 450 पार, तो आप देखिए आखिरी के 2 महीने बचे हैं और इसमें आपको तैयारी भी अब पूरी करना है, क्योंकि देखिए दिसंबर चल ही रहा है, जनवरी मतलब कहे तो सही सलामत 1 महीना ही बचा है, क्योंकि दिसंबर अब चल रहा है, अब चल दिया तो खत्म भी हो जाएगा। तो आप अपने तैयारी को जितना भी पढ़ रहे हैं आप उसको दुगुने स्पीड से पढ़िए, ताकि कोई भी सिलेबस आपका छूटे ना, और तैयारी जितना भी किए उसका रिवीजन करते रहिए। देखिए आज के इस वीडियो में हम 80 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो परीक्षा के लिए हर तरह से वीवीआई है। 80 ऐसे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो मतलब परीक्षा के लिए कहे तो हर तरह से वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। यह क्वेश्चन पूछ रहा है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है फिजिक्स का क्वेश्चन है कि प्रकाशिक माध्यम आपके 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, तारों का टिमटिमाना किसका कारण है। देखिए तारों का जब टिमटिमाना पूछ रहा है आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। देखिए यहाँ हम क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिए हैं, ताकि वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चे पीडीएफ की मांग करते हैं, तो पीडीएफ जब उनको दिया जाएगा तो उनको मतलब आसानी हो जाएगा आंसर पहचानने में। तो इसका राइट आंसर तारों का टिमटिमाना, तो वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाता है इसका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आपको याद रखना कि आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत छोटा होता है। आमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तो बहुत छोटा होता है। देखिए हम क्वेश्चन बता रहे हैं और राइट आंसर, ताकि समय वेस्ट ना हो और कम समय में हम लोग अधिक क्वेश्चन को देख सके। तो आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। तो आपको याद रखना है कि जितने भी खिलौने होते हैं छोटे बच्चों का, जितने भी छोटे बच्चे मतलब खिलौने से खेलते हैं, तो छोटे बच्चों के खिलौने में क्या रहता है, तो आपको याद रखना है कि छोटे बच्चों के खिलौने में रहता है आपका सूखा सेल। आपने वो देखा भी होगा, सूखा सेल छोटे छोटे रहता है, मतलब छोटा छोटा रहता है आपका, किस मतलब वो छोटा सेल रहता है, इसको सूखा सेल कहते हैं। तो बच्चों के खिलौने में वो रहता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता, देखिए आपने फिजिक्स में क्वेश्चन पढ़ा होगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, आप पढ़े होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध पूछ रहा है, तो आपने पढ़ा होगा उसके बीच संबंध होता है एफ बराबर r/2 का, एफ बराबर r/2 का संबंध होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एफ बराबर r/2। आपको याद होना चाहिए कि लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच इसका संबंध होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। देखिए माध्यम का अपवर्तनांक अधिक पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा होता है। अगर आपने सिलेबस को सही से पढ़ा होगा तो उसमें हीरा का अपवर्तनांक आपको बताया होगा कि 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। देखिए क्वेश्चन इंटर में पूछता है, तो आप अभी से क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का होता है। कितना होता है, 2.42 होता है, आपको इसको याद कर लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट, समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट अल्पतम दूरी कितनी होती है। तो आपको याद रखना कि वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होती है, आपको याद रखना कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए कि मीटर में है 1 सेंटीमीटर, तो आपको सेंटीमीटर मारना है, ठीक। तो सुस्पष्ट दृष्टि के लिए अधिक मतलब जो अल्पतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने से पश्चात सबसे कम झुकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा लाल रंग। जो लाल रंग का झुकाव होता है सबसे कम होता है। अगर किसी प्रिज्म से मतलब रंग को गुजारे तो उसमें लाल रंग होता है, सबसे कम झुकता है। आपको याद रखना इस क्वेश्चन को, लाल रंग हो जाएगा। अगला देखिए, निकट दृष्टि को किस लेंस के द्वारा संशोधित किया। संशोधित का मतलब होता है इसको दूर किया जा सकता है, यानी किस लेंस की सहायता से हम लोग निकट दृष्टि को दूर कर सकते। देखिए यहाँ पर निकट पूछ रहा है, तो निकट एक होता है बाबू दूर, एक होता है निकट, एक होता है दूर। तो जब निकट पूछेगा तो आपको बताना अवतल, निकट पूछेगा तो अवतल बताइएगा, अवतल। और जब आपसे दूर पूछेगा तो आपको बताना है उत्तल। दूर पूछेगा तो उत्तल, निकट पूछेगा तो अवतल। देखिए निकट में क्या है, 1 2 3, इसमें 3 लेटर है। निकट में कितने लेटर, 3 लेटर है। देखिए 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, और दूर में 1 लेटर, 2 लेटर। तो आपको 1 लेटर बढ़ के बताना। देखिए निकट है 3 लेटर, तो आपको अवतल बता देना 4 लेटर का, 1 2 3 4। दूर है 2 लेटर का, आपको एक बढ़ा के बोल देना 3 लेटर, 1 2 3 लेटर।
निकट के लिए अवतल 3 लेटर, एक बढ़ा के बोलिए 3 से अधिक 4, 4 लेटर उत्तल में कि अवतल में, यानी 1 लेटर आपको बढ़ा के बोलना अक्षर दिख लीजिए, समझ सकते हैं हम। निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। देखिए वैद्युत प्रतिरोधकता होता निर्भर करता है इनमें सभी पर, इनमें सभी ऑप्शन देख सकते हैं, चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ पर भी निर्भर करता है, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज द राइट। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है आपने पढ़ा होगा कि वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वाट होता है। देखिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर है हमारा, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा सिलेबस में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं यहाँ। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें कथन पूछ रहा है कौन सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पर विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर कार्य करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, भी गलत हो जाएगा आपका। जो विद्युत जनित्र है विद्युत प्रेरणा पर कार्य भी नहीं करता है। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं कटती है, तो ये भी आपका गलत होगा, कटती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युतमय तार होता है। या इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। अगला देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन ए यूरेनियम हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत होता है कौन सा होता है, तो यूरेनियम होता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेम के बाएं हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा, बाएं हाथ का इसमें मध्यमा पूछ रहा है। तो बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करती है। तो बाएं हाथ का जो मध्यमा है वो क्या संकेत करती है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाओं की दिशा होती है वो उत्तर से दक्षिण ध्रुव की होती है, यानी नॉर्थ पोल से होती है। आपका नॉर्थ पोल से यानी उत्तरी ध्रुव से किस ओर होती है, तो दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल की ओर होती है। तो आपको याद रखना है एनपी से एसपी की ओर क्या होती है, चुंबकीय के भीतर क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए जितना भी क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तब हर क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। जो वैज्ञानिक आपने पढ़ा होगा कि वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है, तो आपको याद रखना है फ्रांस देश से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, पौनों का देश किसे कहा जाता है। तो पौनों का देश आपको याद रखना है कि डेनमार्क को कहते हैं। पौनों का देश डेनमार्क, ऑप्शन सी हो जाएगा, पौनों का देश डेनमार्क। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है परिणाम भी होता है और दिशा भी होता है। परिणाम और दिशा दोनों होता है, किस में होता है, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो मेरे भाई नाइक्रोम में आपको याद रखना है कि नाइक्रोम में निकेल होता है और क्रोमियम होता है। नाइक्रोम में निकेल और क्रोमियम दोनों होता है। निकेल आपको याद रखना है कि निकेल Na और Cr क्रोमियम दोनों होता है। नाइक्रोम में क्या क्या होता है, तो निकेल और क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम। देखिए इसका नाम ही है, नाई से आपको याद रखना निकेल, क्रोम से क्रोमियम, नाई क्रोमियम, निकेल क्रोमियम। अगले क्वेश्चन देखिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता होना चाहिए कि 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ऑप्शन इसका देखिए ऑप्शन सी है, लेकिन डी होना चाहिए, सी डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, आपको याद रखना है, परीक्षा में बार बार पूछता है। 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम आपको याद होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जूल बटा कुलाम किसके बराबर होता है। देखिए जूल बटा कुलाम जो होता है किसके बराबर होता है, तो वोल्ट के बराबर होता है। जूल बटा कुलाम किसके बराबर, वोल्ट के बराबर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जूल बटा कुलाम बराबर वोल्ट। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है आपको बताना चाहिए कि वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। देखिए हम टाइम वेस्ट ऑप्शन नहीं पढ़ रहे ताकि टाइम वेस्ट ना हो और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हम देख सकें। देखिए अगला क्वेश्चन, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने, अगर सिलेबस आपने पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होंगे कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर आपको याद रखना है। देखिए वोल्टा मीटर है, थोड़ा के चलते आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो वोल्टा मीटर, वोल्ट मीटर, तो आपको मारना है वोल्ट मीटर, विभवांतर वोल्ट मीटर।
अगले क्वेश्चन ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का सही मात्रक जूल, जिसको जे से सूचित करता है। ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मेरे भाई समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। काल्पनिक याद रखना है आपको, समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र, 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा हम वीडियो देख लें। वीडियो देखिए जिप्सम का रासायनिक, देखिए वीडियो को बार बार देखना पड़ रहा है ताकि कई बार कैमरा ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है, कुछ गड़बड़ आ गई है, कुछ गड़बड़ी, तो डर रह रहा है कहीं कैमरा ऑफ हो जाए, हम इधर पढ़ा रहे हैं तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो काफ़ी दिक्कत होता है। तो देखिए यहाँ जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा। देखिए मेरे भाई, तो जिप्सम पूछे आपसे, जिप्सम या पूछे आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए 2 सूत्र परीक्षा में पूछता ही रहता है। तो जिप्सम पूछे तो देखिए आपको बताना है CaSO4। देखिए हम रंग थोड़ा बदल देते हैं, तो आपको बताना है CaSO4 इंटू 2H2 CaSO4 इंटू 2H2। और वही जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछे आपसे POP का, तो आपको बताना है CaSO4 इंटू 1/2H2 यानी हाफ H2 आपको बताना है। तो जिप्सम के लिए CaSO4 इंटू 2H2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछे तो CaSO4 इंटू हाफ कर देना। देखिए 2 का आधा कितना होता है? 1/2 कर देना है, बाकी आपका यह तैयार हो जाएगा जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस। 2 क्वेश्चन, तो इसका राइट जिप्सम का पूछा था CaSO4 इंटू 2H2, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है? तो क्लोरीन आपने पढ़ा होगा मेरे भाई, क्लोरीन 17, परमाणु संख्या 17 जिसका संकेत Cl होता है, तो परमाणु संख्या 17 वाले ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लोरीन परमाणु संख्या 17। आप क्वेश्चन बताइए कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कमेंट करके बताइए। क्लोरीन जब इसका परमाणु संख्या 17 है तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? आप इसे कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? देखिए एथेनॉल पूछ रहा है, तो एथेनॉल को यहाँ ऑल है। देखिए ऑल किस में आता है? तो आपने पढ़ा हो कि अल्कोहल में आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्कोहल। और ये रहता एथेनॉल, एथेनॉल रहता तो आपका हो जाता है एल्डिहाइड। एथेनॉल रहता है तो एल्डिहाइड, एथेनॉल है, नॉल को तो नहीं, जोर से बोलना, एकदम चाप के बोलिए, एथेनॉल, अल्कोहल, एथेनॉल, एल्डिहाइड, आप इसमें बता सकते हैं। 31 नंबर, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मेरे भाई कली चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है CaO होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO होता है। देखिए ये हो जाएगा आपका बुझा हुआ चूना, CaH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर का सूत्र यही होता है। ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र, तो इसका राइट आंसर होगा CaO। कली चूना का सूत्र CaO आपको पता होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो मान लीजिए जल का जब वैद्युत अपघटन होगा, यानी H2O में जब विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, तो आपको पूछ रहा है कैथोड पर, तो कैथोड पर क्या मुक्त होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन हो जाएगा। कैथोड पर क्या मुक्त होगा? तो हाइड्रोजन मुक्त होगा, H+। कैथोड पर क्या मुक्त होगा? हाइड्रोजन, H+ मुक्त होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मेरे भाई बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर बता दें आपको कि एक होता है Na2CO3 आपने पढ़ा होगा, एक होता है NaHCO3। देखिए जब H आ जाएगा तो बाई, H आएगा तो क्या धलेगा? इसको बाई धलेगा। देखिए तो इसको कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम, ये हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा ये आपका कार्बोनेट। और जब H नहीं रहेगा, Na2CO3 रहेगा, तो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, आपको यह पता होना चाहिए, कार्बोनेट। देखिए अगला इसे बता दें, जब इसको कहते हैं खाने का सोडा, जब बाई धरेगा तो हो जाएगा खाने का सोडा, जब H नहीं रहेगा तो हो जाएगा आपका धोने का सोडा, धोने का सोडा, खाने का सोडा, आपको पता होना चाहिए। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाई, H आएगा तो बाई धलेगा, उसको याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा उसी को कहते हैं, NaHCO3 को ही कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा वही है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो अम्ल होता है वो नीले को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। नीले को क्या करता है? अम्ल लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? तो मेरे भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच होता है 10.5 होता है, 10.5। ऑप्शन डी हो जाएगा 10.5। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी धातु चमकीला होता है? तो आपको पता रहना चाहिए कि जो इसमें आयोडीन होता है और चमकीला होता है। आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या होता है? चमकीला होता है। जो ब्रोमीन है ये देखिए किस अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी अधातु होते हुए भी किस अवस्था में? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप इसको बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए आयोडीन इसका राइट आंसर। निम्न में कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें अभिक्रियाशील पूछ रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम। ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम। आप कमेंट में बताइए कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, कमेंट में बताते रहिएगा सोडियम का परमाणु संख्या। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मेरे भाई ऑक्सीजन पूछ रहे, देखिए ऑक्सीजन जिसका संकेत होता है O, ऑक्सीजन का संकेत O होता है, और इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो बाह्यतम कक्षा में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बाह्यतम कक्षा में आप बता सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली 6। देखिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयाक्रात्मक समूह होता है। तो इसका जो समूह होता है, तो आप देखिए आप देख सकते हैं ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। तो इसमें हो जाएगा आपका कीटोन वाला ऑप्शन। यहाँ देखिए 2 हाईलाइट है, लेकिन आपको याद रखना है इसमें ऑप्शन सी, यानी ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कीटोन, ऑप्शन बी हो जाएगा कीटोन। एल्डिहाइड रहेगा तो इसमें क्या रहेगा? ऑल रहेगा, ऑल। कार्बोक्सिलिक रहेगा तो ओइक रहेगा, लेकिन इसमें है ऑल, तो कीटोन हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध रहते हैं? देखिए नाइट्रोजन के 2 परमाणु पूछ रहे हैं, ये नाइट्रोजन के इसमें कितने परमाणु? 2 परमाणु है, तो उसके बीच आबंध पूछ रहे हैं। तो एक नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में आपको पता होना चाहिए कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको कितनों चाहिए? 3 चाहिए, और इसको तो इसके बीच कौन सा आबंध हो जाएगा? देखिए आबंध हम बना के भी दिखा सकते हैं आपको। देखिए यहाँ पर एन, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 7 होता है, और 7 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 और 5, तो एक नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5। देखिए 5, जब इसमें अभिक्रिया हो 3 इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा आबंध बनेगा? तो 3 वाला, तो 3 आबंध, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी 3 आबंध वाला। देखिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का मेरे भाई सामान्य सूत्र आप कमेंट में बताइए क्या होता है। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है आपका, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, CnH2n होता है, CnH2n। यहाँ देखिए CnH2n+1 रहेगा तो आपका एल्कीन हो जाएगा, एल्कीन। -1 तो कुछ ये नहीं है आपका, कुछ गलत सूत्र है आपका। देखिए ये हो जाएगा एल्काइन का, हो जाएगा एल्काइन, एल्काइन। ये हो जाएगा आपका एल्कीन, एल्कीन। और एक और होता है मेरे भाई आपका एल्किल, एल्किल का, एल्किल। तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1 होता है, CnH2n+1। देखिए 4 सूत्र हैं, चारों सूत्र परीक्षा में हर साल एगो आपसे पूछेगा, तो इन चारों सूत्रों को आप याद कर लीजिए। देखिए जब एल्केन आएगा तो +2, एल्कीन आएगा तो ओनली दुगुना करके छोड़ दीजिएगा, आइन आएगा एल्काइन तो -2, और एल्किल, किल, देखिए इसमें किल है, तो किल के जैसा कौन है? कांटी के जैसा, देखिए अंत में कांटी जैसा एकदम, किल, CnH2n+1 आप बता सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कुल है 7, आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है, और वर्गों की कुल संख्या 18 है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए 7 हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 7 है, आप बता सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, देखिए समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो परमाणु का आकार आपको पता होना चाहिए कि बढ़ता है। किसी भी वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु का आकार, साइज है वो क्या होगा? बढ़ेगा, परमाणु का साइज आपका बढ़ेगा। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है? देखिए इस क्वेश्चन को जस्ट ही बताया पीछे, तो ब्रोमीन हो जाएगा। कौन सा धातु तरल अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन। कौन सा धातु पूछे तो पारा, और धातु पूछे तो ब्रोमीन, आपको पता होना चाहिए। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन का जो संकेत होता है C होता है, कार्बन का संकेत C होता है। इसका परमाणु संख्या बात करें तो इसका परमाणु संख्या 6 होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C हो जाएगा, 6। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 46 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 46 नंबर है,
देखिए यहाँ पर Pb प्लस CuCl2, Pb प्लस CuCl2 इक्वल टू अपक्रिया करके बना रहे हैं PbCl2 प्लस Cu। तो यहाँ पूछ रहे हैं किस प्रकार की अपक्रिया। देखिए संयोजन तो होगा नहीं, द्विविस्थापन तो होगा नहीं, क्योंकि दो ये होगा आपका विस्थापन अपक्रिया। देखिए विस्थापन अपक्रिया आपने पढ़ा होगा कि वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व तो कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। देखिए इसमें जो Pb है अधिक क्रियाशील है कॉपर की तुलना में, तो Pb जो हुआ है इसकी जगह मतलब इसका जगह हटा के इसका जगह यहाँ देखिए PbCl2 कर लिया है, यानी Cu को यहाँ से अलग कर दिया है और यहाँ देखिए Cu अलग हो गया है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा क्रिया, विस्थापन अपक्रिया। ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को आपको पता होना चाहिए कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण आप बता सकते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस मुक्त होता है। तो जास्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अपक्रिया करेगा, देखिए यहाँ पर अपक्रिया हम करा भी देते हैं, Zn प्लस आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो यहाँ पर बना लेगा ZnCl2 प्लस क्या बना लेगा आपका यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। तो आप इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन देख सकते हैं आप, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो यानी चार तत्वों को दिया गया, पूछा रहा है कब सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो इसका राइट आंसर कॉपर हो जाएगा। इन चारों की तुलना में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व अब विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पूछता तो ये हो जाएगा आपका सिल्वर हो जाता है। तो आप यहाँ बता सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, निम्न में कौन अधातु है। देखिए तो निम्न में कौन अधातु पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन हो जाएगा। बाकी सब देखिए धातु हो जाएंगे आपके। उपधातु पूछता तो उपधातु भी कार्बन ही है, क्योंकि बातम कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन अधातु है। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या आपको कमेंट में बताइए कितना होता है और कैल्शियम का संकेत क्या होता है। तो यहाँ वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम का परमाणु संख्या ऑप्शन डी 20 हो जाएगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और इसकी संयोजकता की बात करें तो कैल्शियम की संयोजकता जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 8 8 और 2 देखिए 2 8 10 10 18 18 2 20, इसका संयोजकता +2 होता है। कैल्शियम का संयोजकता कितना होता है +2, आप बता सकते हैं। इसका परमाणु संख्या 20 हो जाएगा, संकेत सी है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, सिलिका क्या है। सिलिका पूछ रहे, सिलिका क्या धातु है, अधातु है, उपधातु है या इनमें कोई नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिलिका एक यौगिक है। सिलिका क्या है, एक यौगिक है, न ही धातु है, न ही अधातु है, न ही उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं है। या क्या यौगिक है, सिलिका क्या है यौगिक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट, इनमें से कोई नहीं है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन अणु में आपको पता होना चाहिए कि 3 सहसंयोजक बंधन। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन, 3 होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मेरे भाई संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो आप बता सकते हैं ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 55 नंबर, कौन सा एंजाइम इम्लिशीकृत होकर वसा का पाचन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा, जो वसा का पाचन करता है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइपेज। यह बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। देखिए लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन करता है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। देखिए पूछ रहा है लाल उसको कौन बनाता है। तो देखिए लाल पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका लोहा के यौगिक। Fe के जो यौगिक होते हैं लोहा के यौगिक, उससे क्या बनाते हैं, लाल रक्त कणिकाओं को लाल बनाने में मदद करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। इनमें से कौन सा पदार्थ फल को पकाने में प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर होगा एथिलीन। ठीक, एथिलीन को फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतानों को उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने द्वारा संतान की उत्पत्ति करते हैं उसे कहते हैं आपका जनन, रिप्रोडक्शन, जनन हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। तो समान प्रकुंचन जो रक्तदाब होता है इसका 120 mm होता है, आपको पता होना चाहिए 120 mm।
आप कमेंट करके बताइए क्वेश्चन इसमें से कितना क्वेश्चन आप पहले से आता था, कितना मतलब जितना क्वेश्चन इसमें कितना नहीं आया अभी तक, आप कमेंट में बताते रहिए। और वीडियो कैसा लग रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं है साउंड में, वीडियो क्वालिटी में, आप कमेंट में बताते रहिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंध्र के द्वारा होता है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है उस पौधे का नाम बताएं, उस पौधे का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर है गुलाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन देखिए, नंबरिंग कुछ गड़बड़ा गया है, ऑप्शन सी हो जाए गुलाब। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर। काला जड़ बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? तो काला जड़ बीमारी होता है, आपको पता होना है कि वो होता है आपका लेशमानिया। लेशमानिया एक क्या है बीमारी, मतलब काला जड़ बीमारी किसके कारण होता है? तो लेशमानिया के कारण होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन द्विलिंगी पुष्प है? तो मेरे भाई द्विलिंगी पूछ रहा है, तो द्विलिंगी आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गुलाब का पुष्प। द्विलिंगी क्या होता है? गुलाब का पुष्प होता है। देखिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। तो मानव में जो घ्राणग्राही स्थित होता है वह होता है, इनमें सभी में होता है, आंखों में भी होता है, नाकों में भी होता है और कानों में भी होता है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। देखिए अगला 65 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। तो हमारे शरीर में जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती है वह नियंत्रित किसके द्वारा होती है? तो आपको बताना है अनुमस्तिष्क के द्वारा। अनुमस्तिष्क, देखिए मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक होता है प्रमस्तिष्क, एक होता है अनुमस्तिष्क। तो इसमें आपको बताना है अनुमस्तिष्क। देखिए अगला क्वेश्चन, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो जंतुओं में जो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है किसके द्वारा होता है? तो पीयूष ग्रंथि में। वृद्धि हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि, आपको पता होना चाहिए, पीयूष ग्रंथि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मेरे दोस्तों अनुवांशिकता का जो सिद्धांत है मेंडल, मेंडल आपको बताना है, मेंडल, ऑप्शन ए। मेंडल का पूरा नाम क्या है? कमेंट में बताइए, जो भी कमेंट में बताएगा उसको उसके रिप्लाई में हमको गुड लिख के हम भेजेंगे। जो भी मेंडल का पूरा नाम बताएगा उसको रिप्लाई में हम गुड लिख के हम रिप्लाई देंगे उसका। तो बताइए मेंडल का पूरा नाम। स्त्रियों में लिंग का गुणसूत्र होता है। तो स्त्रियों में लिंग का गुणसूत्र होता है XX, वही पुरुषों में पूछता है तो XY। पुरुषों में XY और महिलाओं में XX, आपको बता देना है। अगले क्वेश्चन, निम्न में कौन जैव निम्नीकरण कचरा है? तो निम्न में कौन जैव निम्नीकरण कचरा है? तो इसका राइट आंसर होगा टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर, यानी इससे कोई भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है। इसके उपयोग के बाद यह शीघ्र ही मतलब नष्ट हो जाता है और मतलब इससे इसके कोई भी नुकसान नहीं है, कहे तो नुकसान है ही नहीं, क्योंकि यह पेपर का बना होता है। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में बनता है आपका भ्रूण हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा भ्रूण। ऑप्शन बी इज द राइट, भ्रूण हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला 71 नंबर क्वेश्चन है, अवशेषी अंग का उदाहरण है। यानी निम्न में कौन अवशेषी अंग का उदाहरण है? आपसे इसमें अवशेषी अंग पूछ रहा है। तो जो देखिए अवशेषी अंग का जो उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी देखिए कर्ण पल्लव की पेशियां, यहाँ कान दिख रहे हैं, इसमें जो एक कान है, कान से बाहरी जितनी भी ये निकली हुई है ये भी अवशेषी अंग है। पुच्छ के सूर्यकाएं, ये भी अवशेषी अंग के अंतर्गत है। निषेचक पटल, ये भी क्या अवशेषी अंग ही है। तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। तो एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से क्या निर्माण होता है? तो द्वितीय पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला 73 नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो जो मैग्नीशियम है वो कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल। और यह मैग्नीशियम जो होता है मानव शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। मैग्नीशियम मानव शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक होता है, मानव शरीर के विकास के लिए। तो आप मैग्नीशियम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो क्लोरोफिल से। और क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा आपको? हरे पत्तियों में। तो आपको कोशिश करना है कि हरा साग सब्जी जरूर खाना है, ताकि मैग्नीशियम की पूर्ति आपके शरीर में हो सके। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो मनुष्य का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट, ब्रिक। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र आपको याद रखना है कॉकरोच। कॉकरोच, ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा, कॉकरोच में पाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन के नामक हार्मोन की कमी से आपको बताना है मधुमेह। मधुमेह, इंसुलिन कमी से मधुमेह रोग होता है, आपको याद कर लेना है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति आपको बता देना है इंडोडर्म। इंडोडर्म ऑप्शन ए बी सी डी हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, इंडोडर्म के द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो जो मनुष्य का वृक्क है वो किससे संबंधित है? श्वसन से, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, श्वसन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? देखिए दही में जमने की क्रिया होती है वो होती है आपका अपघटन तो होगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा किण्वन। दही जमने की क्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन प्रक्रिया आपको बता देना है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव मादा में निषेचन होता है, तो मानव मादा में जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन, ऑप्शन डी इज राइट, फैलोपियन नलिका में। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए लास्ट 80 नंबर क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट में बता दीजिए वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।